इस बार CHSL प्री में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से अच्छे खासे क्वेश्चन आए थे। अब इसकी संभावना जताई जा सकती है कि जो CGL का प्री होने वाला है इसमें भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्वेश्चन आएंगे, तो इसीलिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का वन शॉट वीडियो लाया गया है। इतना करने के बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोई भी डाउट नहीं बचेगा। जितने भी क्वेश्चन आएंगे उन सबको आप आसानी से कर सकते हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो क्वेश्चन नंबर 1 में है कि व्हाट इज द एरिया, हमें निकालना है एरिया। किस रीजन का एरिया निकालना है? 2x माइनस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0, 4x प्लस वाई इक्वल टू 16 एंड वाई इक्वल टू 0। जिस रीजन में है हमें उस रीजन का एरिया चाहिए। एरिया निकालने से पहले एरिया से रिलेटेड जो जो चीजें हैं हम जान लेते हैं। तो जब आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एरिया निकालने जाओगे तो आपको पास बहुत सारा सिनेरियो आ सकता है। एक ऐसा होगा कि आपको एक ट्रायंगल दिया रहेगा ABC तीनों का कोऑर्डिनेट दिया है। इस केस में हम एरिया इस फॉर्मूले से निकालते हैं। अब यह फॉर्मूला लिखना कैसे है जान जाइए। तो कोई भी डायरेक्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने सेलेक्ट कर लिया एंटी क्लॉकवाइज और फिर कहीं से भी स्टार्ट करेंगे। अगर हमने ए से स्टार्ट किया है तो x1 y1 लिखेंगे, इसके बाद क्या आ गया x2 y2 लिखेंगे, फिर आपको लिखना है x3 y3 क्योंकि इस सीक्वेंस में x3 y3 है लास्ट में। और जब सब लिख लेंगे ना तो इसके बाद जिससे शुरू किए थे उसको भी लिख लेना है x1 y1। बात समझ गए? फिर जब एरिया लिखने जाएंगे तो क्या करना है 1/2 मॉड लिखना है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x1 को y2 से, x2 को y1 से, तो आ गया ना x1 y2 माइनस x2 y1, फिर प्लस, फिर x2 को y3 से, x3 को y2 से, तो x2 y3 माइनस x3 y2, यहाँ तक समझ पाए। प्लस फिर x3 को y1 से, x1 को y3 से, तो आ गया x3 y1 माइनस x1 y3। और जो भी आंसर आएगा इसको मॉड के अंदर रखेंगे। मॉड के अंदर इसलिए रखना है क्योंकि एरिया कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। एरिया या तो 0 होना चाहिए या फिर पॉजिटिव होना चाहिए, इसलिए हमने ये रखा है। बात समझ गए? अभी चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हमें इसका एरिया निकालना है, तो हम क्या करेंगे कोई भी डायरेक्शन सेलेक्ट कर लिए। तो अभी लिख लेते हैं 3,2 है, उसके बाद है आपका -2,1, फिर है 1,-4। जैसे ही खत्म हुआ फिर शुरू वाला 3,2 फिर से लिखना होगा। अभी एरिया जब लिखने जाएंगे तो क्या आएगा 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 3 × 1 3 और 2 × -2 -4, तो 3 -4 मिलकर हो जाएगा +4। अच्छा यहाँ पे मॉड लिखना है ना, ठीक। फिर यहाँ से देखेंगे -2 और -4 8 होता है, और 1 कितना होगा 1, तो +8 - 1, इसके बाद कितना आ जाएगा 2 + 12। बात समझ गए? यहाँ से आ गया 1/2, अंदर कितना आ रहा है 7 जोड़ 7 जोड़ 14, तो 14 14 28, 28/2 कितना हो गया आपका 14। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 14 यूनिट स्क्वायर। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन दिए जिसमें वर्टेक्स दिया हुआ है, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तब हम आसानी से निकाल सकते हैं आपका ये फॉर्मूला यूज करके। ठीक है, आगे देखिए। लेकिन हमेशा उस टाइप का नहीं हो सकता है। अगर मान लीजिए कि आपको दिया हुआ है डेटा एंड आपने डायग्राम बनाया और डायग्राम कुछ इस तरह का बना, ये आपका लाइन है जो दिया हुआ था, और लाइन एक्स एक्सिस को a,0 पे कट किया है, वाई एक्सिस को 0,b पे कट किया है, तो ये बीच का जो एरिया है यही ट्रायंगल बन रहा है। इसका एरिया पूछेगा तो क्या बोलेंगे 1/2 a × b। a × b को मॉड में हमने इसलिए रखा क्योंकि ये पॉजिटिव आना चाहिए। अभी a किधर होगा ये तो हमें नहीं पता ना, और ऐसा हमने इसलिए लिखा है 1/2 × a × b क्योंकि यहाँ पे आपका 90 डिग्री हो रहा है। 90 डिग्री का मतलब समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में तुरंत लिख सकते हैं 1/2 × base × height। बात समझ गए? अभी चलिए इस पे बेस्ड ना एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे जो आपको ट्रायंगल दिख रहा है ना तीसरे में, इसका हमें एरिया निकालना है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो अगर हम एरिया को लिखेंगे तो 1/2 BC को अगर हम बेस माने तो A से अगर आपने ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ना, ये हो जाएगा AD परपेंडिकुलर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आ गया है 1/2। BC कितना होगा यहाँ से यहाँ तक का लेंथ, तो 3 - 2, ये हो गया 5 × अभी AD किसी भी पॉइंट से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो जो y कोऑर्डिनेट होता है ना वही आपका क्या हो जाता है हाइट। तो y कोऑर्डिनेट 4 हो गया, तो इंटू 4 लिख लेंगे। यहाँ से आएगा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर नहीं यूनिट स्क्वायर लिख लेंगे, 10 यूनिट स्क्वायर। तो उम्मीद करते हैं आप समझ पाए कि अलग अलग केसेस में हम कैसे एरिया निकाल सकते हैं ट्रायंगल का। 1/2 × बेस × हाइट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे किया यहाँ पे किया। एक और तरीका क्या हो सकता है कि अगर हमें सबका कोऑर्डिनेट पता है तो ये जो फॉर्मूला आपने पढ़ा है इस फॉर्मूले का यूज करके भी एरिया निकाल सकते हो, आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। बात समझ गए? इधर आइए। तो अभी इस क्वेश्चन में देख लेते हैं कि ट्रायंगल बन कैसे रहा है। एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया। ध्यान दे एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस में एक्स एक्सिस का इक्वेशन होता है y = 0 एंड वाई एक्सिस का इक्वेशन होता है x = 0। ये बात ध्यान रखना है आपको।
पहला है 2x माइनस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0। तो जो 2x माइनस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0 है, पहले इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा ना। तो ग्राफ कैसे आएगा? अगर x का वैल्यू, y का वैल्यू आपने 0 पुट किया है तो x का वैल्यू -3 हो रहा है, और x का वैल्यू 0 पुट करने पे y का वैल्यू 2 हो रहा है। तो ग्राफ ऐसे करके आ जाएगा कुछ। मैं समझ पा रहे हैं? ये ग्राफ हो गया है किसका? 2x माइनस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0। x को जहां पे कट किया है वो पॉइंट है आपका -3,0, एंड y को जहां पे कट किया है ये पॉइंट है आपका 0,2। उम्मीद है ये बात आप समझ पाए। जो दूसरा इक्वेशन है 4x प्लस वाई इक्वल टू 16, 4x प्लस वाई माइनस 16 इक्वल टू 0। अभी जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो y का वैल्यू 0 पुट करने पे x का वैल्यू 4 आ रहा है, एंड x का वैल्यू 0 पुट करने पे y का वैल्यू 16 आ रहा है। तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा इसका। बोले कि हाँ बनना तो चाहिए। ये वाला जो है आपका क्या हो गया है? 4x प्लस वाई माइनस 16 इक्वल टू 0। ध्यान दीजिए, आपको जो एरिया चाहिए ये वाला एरिया चाहिए जो x एक्सिस एंड दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से बने। जिस पॉइंट पे x एक्सिस को कट कर रहा है ये पॉइंट हो गया आपका 4,0। तो मेन बात यही है ना कि हमें p का कोऑर्डिनेट चाहिए। p के कोऑर्डिनेट के लिए क्या करना पड़ेगा? इन दोनों को हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे? आप एलिमिनेशन से कर सकते हो। पहले को अगर हमने, ये पहला इक्वेशन है दूसरा इक्वेशन है, पहले को 2 से गुना करके दूसरे में से माइनस करेंगे तो 4x तो चला जाएगा और ये बच जाएगा 7y और 12 28 माइनस 28 इक्वल टू 0। तो y का वैल्यू आ गया है 4। y का वैल्यू 4 आ गया तो किसी भी एक इक्वेशन से आप x का वैल्यू निकाल सकते हो। जैसे हमने मान लीजिए पहला इक्वेशन सेलेक्ट किया तो पहले इक्वेशन में 2x माइनस 12 प्लस 6 इक्वल टू 0 आ रहा है। x का वैल्यू क्या आ जाएगा? 3। x का वैल्यू 3 है ना, y का वैल्यू 4 है। अच्छा, आप वेरीफाई कर सकते हो। जैसे 3 दूना 6 6 12 4 3 12 4 3 12 4 16 आ गया। तो p का जो कोऑर्डिनेट है क्या आ गया है? 3,4। और अभी हमने आपको बताया एरिया कैसे निकालना है। एरिया जब निकालने जाएंगे तो 1/2 इंटू बेस क्या है? p हो गया, q हो गया, r मान लेते हैं, qr बेस हो गया। और जो हाइट है ना, हाइट आप क्या मान सकते हो? यहाँ से p से जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इसका नाम m रख लेते हैं, तो pm हो गया, बात खत्म। 1/2 qr का वैल्यू कितना आएगा? 4,0 है, यहाँ -3,0 है, तो 4 से 3 कितना हो गया? 7। और pm, चूंकि आपने x एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो जो y कोऑर्डिनेट होगा वही हाइट होगा, तो y कोऑर्डिनेट कितना है? 4। तो यहाँ से आ गया है 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर 14 स्क्वायर यूनिट, नॉट सेंटीमीटर स्क्वायर। सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं कि आप समझ पाए कि एरिया वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। फिर भी डाउट हो आप जरूर पूछिएगा, ठीक है। यहाँ हमने आपको 2-3 बार डिस्टेंस निकाल के बताया। अगर मान लीजिए कोई एक्स एक्सिस के अलॉन्ग 2 पॉइंट है, एक पॉइंट है a,0 एंड दूसरा है b,0। जाहिर सी बात है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग पॉइंट है a b, तो ये जो डिस्टेंस ए बी होगा ना दोस्त, जो बाईं तरफ है उसमें से दाईं तरफ को माइनस कर लो एक्स कोऑर्डिनेट को। अगर यही वाई एक्सिस के अलॉन्ग मान लीजिए पॉइंट है, ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग पॉइंट, वाई एक्सिस के अलॉन्ग पॉइंट है, एंड ए पॉइंट है आपका 0,5 0, डी मान लेते हैं, एंड यहाँ पे हमने मान लिया 0,c। और ये अगर सी डी हुआ तो सी डी का जो लेंथ होगा जो ऊपर है उसमें से नीचे वाले को माइनस कर देना। बस हमें ये इंश्योर करना है कि जो डिफरेंस ले रहे हैं वो क्या होना चाहिए? आपका पॉजिटिव होना चाहिए। एक्स एक्सिस का डिस्टेंस निकालने के लिए राइट को साइड जो है उसके एक्स कोऑर्डिनेट में से लेफ्ट वाले के एक्स कोऑर्डिनेट को माइनस करेंगे, एंड वाई एक्सिस के लॉन्ग डिस्टेंस निकालने के लिए जो ऊपर है आपका उसका वाई कोऑर्डिनेट में से जो नीचे है उसके वाई कोऑर्डिनेट को माइनस करेंगे। एज सच अगर 2 पॉइंट है a x1 y1 एंड b x2 y2, इसके बीच का डिस्टेंस आपको पता होगा कैसे निकालते हैं। ए बी का वैल्यू आ जाता है √x2 माइनस x1 का स्क्वायर जोड़ y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो यहां तक हमने सारी चीजें कवर कर ली। अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में भी हमें एरिया चाहिए, 2 ट्रायंगल है और एक्स एक्सिस के बीच में। तो फिर से क्या करना है, हमें वो डायग्राम बना लेना है जल्दी से। जितनी जल्दी डायग्राम उतनी जल्दी आंसर। y0 पुट करने से x आ रहा है 6 एंड x0 पुट करने से y आ रहा है 12/5। तो ये जो पॉइंट है, पॉइंट क्या हो गया आपका यहाँ पे 6,0, इधर आ जाएगा 0,12/5। बात समझ गए। अगला जो है वो है x प्लस वाई इक्वल टू 3। x प्लस वाई इक्वल टू 3 में y0 पुट करेंगे तो x का वैल्यू 3 आएगा, और जब आप x0 पुट कर रहे हो तो y का वैल्यू भी 3 आ रहा है, तो ऐसे करके ऊपर जाएगा। बात समझ गए। क्योंकि देखिए आपको ये समझना है कि 3 जो है वो 5/12 से बड़ा होगा। जाहिर सी बात है 5/12 तो 2 दशमलव समथिंग हो गया ना, 2.4 हो गया, तो 3 तो इससे बड़ा ही होना है। बोले कि ये भी सही है, चलो ठीक है। ऊपर हो गया आपका पॉइंट क्या 0,3, जिसमें हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमारा इंटरेस्ट किस में है? ये पॉइंट क्या हो गया, ये पॉइंट तो 3,0 है,
दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना P, इसमें हमारा इंटरेस्ट है। तो ये हो गया 2x प्लस 5y इक्वल टू 12 और ये आपका x प्लस वाई इक्वल टू 3। ये जो सेकंड इक्वेशन है ऊपर फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन में 2 से गुना करके माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 5y में से 2y गया 3y और 12 में से 6 गया 6, तो y का वैल्यू 2 आ गया है। y का वैल्यू 2 होगा तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। तो ये पॉइंट आ गया है 1,2। अब जब आपको एरिया निकालना है, पहले पता करना है कौन सा ट्रायंगल का एरिया निकालना है। दोनों लाइन एंड एक्स एक्सिस के बीच जो ट्रायंगल बन रहा है तो इसका एरिया निकालना है। क्या जाएगा 1/2, बेस कितना है दिख रहा है आपको, 6 में से 3 गया 3, और हाइट कितना है 1,2 है, तो जो परपेंडिकुलर होगा वो y कोऑर्डिनेट होगा, तो 2 यहाँ से आ गया 3 यूनिट स्क्वायर। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे, इसमें बोला है कि m का वैल्यू बताओ कि जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है इसका कोई सॉल्यूशन ना हो। अब नंबर ऑफ सॉल्यूशन से रिलेटेड जो जो चीजें हैं ये हम पढ़ लेते हैं पहले, फिर इस क्वेश्चन पे आएंगे। तो देखिए जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है इसमें लाइन का जो इक्वेशन होता है ये लीनियर होता है, मतलब a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये दो है लाइन का इक्वेशन। मतलब इसको जब आप प्लॉट करोगे तो क्या आएगा, लाइन आएगा, या फिर बोल सकते हो स्ट्रेट लाइन आएगा, कोई दिक्कत ही नहीं। तो स्ट्रेट लाइन के पास प्लेन में क्या क्या ऑप्शन है, एक ऑप्शन होता है कि ये दोनों एक दूसरे को कट कर जाए, तो जब दोनों एक दूसरे को कट कर रहा है तब कंडीशन होता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2, a1/a2, तब कंडीशन होता है कि a1/a2 का वैल्यू b1/b2 के बराबर नहीं होना चाहिए। a1/a2 क्या है, a1/a2 है x के कोफिशिएंट का रेशियो, b1/b2 है y के कोफिशिएंट का रेशियो। अगर ये दोनों बराबर नहीं हुआ तब जो होगा ये क्या होगा, ध्यान देना है, इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि लाइंस आर इंटरसेक्टिंग लाइंस था, मतलब लाइंस जो है एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है, और इसमें जो है एक सॉल्यूशन आएगा, यूनिक सॉल्यूशन आएगा, क्योंकि एक ही बार कट कर रहा है। सॉल्यूशन का मतलब होता है दोनों में कितना पॉइंट कॉमन है। ऐसे ही नो सॉल्यूशन मतलब दोनों लाइन में कुछ कॉमन ही नहीं है, कॉमन नहीं है तो दोनों पैरेलल हो जाएगा। और पैरेलल का कंडीशन है कि x का कोफिशिएंट का रेशियो मतलब a1/a2 b1/b2 के तो बराबर होना चाहिए, लेकिन ये c1/c2 के बराबर नहीं होना चाहिए। और यही चीज आपका क्या है, पैरेलल लाइंस का भी कंडीशन है। बात समझ गए, पैरेलल लाइंस के लिए क्या होना चाहिए, a1/a2 एंड b1/b2 बराबर होना चाहिए, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं होना चाहिए। और इंटरसेक्टिंग या प्रतिच्छेदी रेखाओं के लिए क्या होना चाहिए, a1/a2 एंड b1/b2 इक्वल नहीं होना चाहिए। अब आते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन पे। इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब पॉसिबल है, जब दोनों का दोनों लाइन एक ही हो, दोनों लाइन एक ही हो तो a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2 सब बराबर होगा। a1/a2 मतलब x के कोफिशिएंट का रेशियो, b1/b2 y के कोफिशिएंट का रेशियो एंड c1/c2 कांस्टेंट का रेशियो। और इसको हम बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस, या फिर इसको बोल सकते हो और कि जो लाइंस है आपका क्या हो गया, कोइंसाइड कर गया, मतलब एक दूसरे के ऊपर आ गया, दोनों एक ही लाइन हो गया। तो आप बात समझ गए। यूनिक सॉल्यूशन में a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, नो सॉल्यूशन में क्या है, a1/a2 b1/b2 के बराबर होना चाहिए, वो c1/c2 के बराबर नहीं होगा। इनफाइनाइट में तीनों बराबर होना चाहिए। आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या बोला है कि हमें नो सॉल्यूशन चाहिए, तो नो सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि x के कोफिशिएंट का रेशियो मतलब कि 18/7 का वैल्यू होना चाहिए, y के कोफिशिएंट का रेशियो -72/-m के, और a बराबर नहीं होना चाहिए कांस्टेंट का रेशियो 13/-17 के। तो दिख रहा है आपको कि पहला एंड आखिरी बराबर नहीं है, तो जब बराबर नहीं है तो लास्ट वाला कंडीशन ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई हो गया। अभी हमें इन दोनों को सॉल्व करना है। तो m का वैल्यू कितना आ रहा है, 72 × 7/18, 18 चौका 72, हेंस m का वैल्यू कितना आ गया 28, और इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे चलेंगे। इसमें क्या दिया है कि हमें इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन चाहिए। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के लिए क्या होगा, जो x के कोफिशिएंट का रेशियो होगा मतलब कि 38/46, यही बराबर होना चाहिए आपके y के कोफिशिएंट के रेशियो के। y का कोफिशिएंट क्या है, एक में q है, दूसरे में क्या है आपका 414, और ये बराबर होना चाहिए कांस्टेंट के रेशियो के, मतलब कि 171/207। बात समझ में आ गई। तो सबसे पहले देखना 171/207 के बराबर आ रहा है कि नहीं। इसको देखेंगे तो 9 से 19 बार में चला जाएगा, और फिर 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 19/23 आ रहा है। पहला वाला रेशियो भी है, 2 से करेंगे तो ऊपर 19 एंड 23 आ रहा है। तो फर्स्ट एंड लास्ट तो बराबर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है, बीच वाले को बराबर कर देना है। तो Q का वैल्यू क्या आएगा, 19 × 414 को डिवाइड करना है आपको 23 से। तो 23 एक बार में, फिर बच गया कितना आपका 18, तो 184, फिर 8 बार में। 19 × 18 कितना हो जाएगा, 18 9 62 से
और 18 एंड 16 34। तो 342 आ रहा है इस क्वेश्चन का सही आंसर, जो कि होगा ऑप्शन नंबर 3। आसान है, आगे देखेंगे। इसमें क्या दिया है कि हमें बताना है कि नो सॉल्यूशन आना चाहिए। नो सॉल्यूशन के लिए अभी हमने देखा क्या होगा, ये एक्स के कोफिशिएंट का रेशियो मतलब 18/p बराबर होना चाहिए वाई के कोफिशिएंट के रेशियो 36/-54 के, और ये बराबर नहीं होना चाहिए कांस्टेंट का रेशियो 45/67 के। अभी ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, ये तो दिख रहा है। हमें सिंप्लीफाई करना है, 18 दूना 36 और 2 से 27 बार में, तो p का वैल्यू कितना आ गया -27। अगर p का वैल्यू -27 होगा तो a1/a2 b1/b2 के बराबर होगा, और c1/c2 के बराबर नहीं है। हो गया नो सॉल्यूशन। देखा कितना आसान है। आगे चलिए, इसमें क्या करना है, हमें इसको सॉल्व करना है। अभी देखिए ये 3 इक्वेशन है, 3 सॉल्व करना है। तो आप क्या करोगे, आराम से किसी एक को एलिमिनेट करके चलोगे। जैसे लास्ट वाले में देखिए 3x माइनस जेड का वैल्यू क्या है 0। हमें पता चला गया है कि जेड का वैल्यू जो है एक्स का क्या होना चाहिए 3 गुना होना चाहिए। तो सबसे पहले ऑप्शन में से अगर आप एलिमिनेट करना चाहे तो उन सारे ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो जिसमें जेड का वैल्यू एक्स का 3 गुना नहीं है। जैसे पहला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया क्योंकि 3 गुना नहीं है, दूसरा वाला भी एलिमिनेट हो गया, तीसरा वाला सही है एलिमिनेट नहीं करेंगे, चौथे वाले को भी एलिमिनेट नहीं करेंगे, तो 2 ऑप्शन बचा है। अब जो बाकी का 2 इक्वेशन है उसमें जेड के प्लेस पे 3x रख दीजिए। जैसे पहला है 3x माइनस 9y, 4z का मतलब हो जाएगा 12x, और इसका वैल्यू कितना हो गया 5, तो 12 3 15x माइनस 9y का वैल्यू है 5। जो दूसरा इक्वेशन था उसमें है आपका 2x प्लस जेड, जेड के प्लेस पे 3x रखेंगे तो कितना आएगा 5x प्लस 7y, इसका वैल्यू हो जाएगा 12, ये हो गया 2। हमें क्या करना है, दूसरे इक्वेशन में 3 से गुना करके माइनस कर देंगे। तो जैसे ही हम 3 से गुना कर देंगे ये कितना हो जाएगा 15x, और ये हो जाएगा आपका 21y, और यहाँ पे आ जाएगा 36। माइनस कीजिए, माइनस करने से क्या है, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे तो 21 9 30y का वैल्यू आएगा 36 में से 5 गया 31, तो y का वैल्यू कितना आ रहा है 31/30। तो y का वैल्यू 31/30, ऑप्शन नंबर क्या आ गया 3, और x का वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, तो आगे आसानी से ऐसे आप कर सकते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमें क्या चाहिए, एक इक्वेशन ऑफ स्फीयर चाहिए। देखो स्फीयर जो है ना वो सर्कल की तरह होता है, बस बात यही है कि 3 डायमेंशन में होता है। जैसे सर्कल में एक सेंटर होता है, फिर सर्कमफ्रेंस का डिस्टेंस रेडियस के बराबर होता है। यहाँ पे भी क्या होगा, एक सेंटर होगा -1, 2, -3, और जो सर्कमफ्रेंस होगा ना, यहाँ पे सरफेस बोल सकते हैं, वहां से सेंटर के बीच का डिस्टेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ये जो OP है ना, OP का वैल्यू हमेशा 3 होगा, तो OP स्क्वायर कितना होगा 3 का स्क्वायर 9 हो गया। अभी जैसे डिस्टेंस x में निकालते थे, मतलब x एंड y में निकालते थे, वैसे ही x y z में निकालना होगा। मतलब x माइनस माइनस 1, x प्लस 1 का स्क्वायर हो गया, फिर y माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और z माइनस माइनस 3 करेंगे तो z प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा, वैल्यू आ गया है 9। इसको सिंप्लीफाई करेंगे आएगा x स्क्वायर जोड़ y स्क्वायर z स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4y प्लस 6z, और 9 कैंसिल हो जाएगा, प्लस का 5 आ जाएगा आपका क्या 0। कौन सा आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर बी, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4y प्लस 6z इक्वल टू 0। अच्छा, इसमें क्या हमने किया है देखिए, जैसे 2 डायमेंशन में आपको डिस्टेंस निकालने आता है तो डिस्टेंस 3 डायमेंशन में भी सेम ही होता है। जैसे x1 y1 z1 यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हमने मान लिया है x2 y2 z2। तो जो डिस्टेंस होगा ना, यह रूट के अंदर x का डिफरेंस मतलब x1 माइनस x2 का स्क्वायर लिख लीजिए, y के डिफरेंस का स्क्वायर y1 माइनस y2 का स्क्वायर, और z के डिफरेंस का स्क्वायर मतलब z1 माइनस z2 का स्क्वायर, ऐसे कर दीजिए, ये हो गया डिस्टेंस। बात समझ पाए, तो यही डिस्टेंस जो है इसका स्क्वायर था 9 के बराबर, तो हमने डिस्टेंस का स्क्वायर कर दिया, बात खत्म। स्क्वायर करने से क्या होगा, स्क्वायर रूट चला जाएगा। आगे चलते, अगला है एक लाइन है x प्लस वाई इक्वल टू 0, दूसरा है -3x प्लस वाई इक्वल टू 0, और इसका एक यूनिक सॉल्यूशन है। हमें बताना है कि डिस्टेंस बिटवीन यूनिक सॉल्यूशन एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 0 एंड x एक्सिस क्या होगा। इसमें बहुत ज़्यादा तामझाम देने का कोशिश किया। पहला बोल रहा है कि देखो 2 लाइन है, एक है आपका x प्लस वाई इक्वल टू 10, और एक हो गया -3x प्लस वाई इक्वल टू 2। अच्छा, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके पॉइंट P निकाल लेते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए आप ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 4x का वैल्यू 8 आ जाएगा, तो x का वैल्यू आ गया है 2, तो y का वैल्यू आ जाएगा 8, और 2,8 दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका तो हो गया। फिर बोलता है कि एक है अपना क्या x एक्सिस,
और एक्स एक्सिस को कट कर रहा है क्या, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10। ये हो गया मान लीजिए एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10। एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10 जहां एक्स एक्सिस को कट करेगा दोस्त, वो पॉइंट क्या होगा, इस पॉइंट का नाम क्यू रखेंगे तो 10,0 होगा। अभी हमें जो बोला है कि ये जो पी क्यू है ना, यही डिस्टेंस निकालो। अब डिस्टेंस फॉर्मूला से हम पी क्यू तो आराम से निकाल सकते हैं, कोई झंझट ही नहीं है, निकाल लेती है। पी क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा, रूट के अंदर 10 में से 2 का स्क्वायर जोड़ 0 माइनस 8 का स्क्वायर, तो दोनों जगह से 8 स्क्वायर आ जाएगा, ये भी आ गया 8 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, तो आ जाएगा आंसर 8√2। 8√2 मतलब सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। खत्म बात, पैसा हजम। समझ पाए, ज़्यादा कुछ था नहीं। आगे देखते हैं। अगला क्या है कि आपसे कभी कभी पूछता है कि एक पॉइंट है, उससे किसी लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना। मान लेते हैं लाइन का इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। जिस पॉइंट से निकाल रहे हैं वो पॉइंट का है अल्फा बीटा। डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करना है आपको, डिस्टेंस का मतलब ये जो डिस्टेंस है ये होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ध्यान दें, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, और इसको आप मिनिमम डिस्टेंस भी बोल सकते हो, मिनिमम डिस्टेंस। ठीक है, तो क्वेश्चन में मिनिमम डिस्टेंस बोले तब भी ये फॉर्मूला यूज करेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोले तब भी ये फॉर्मूला यूज करेंगे। करना क्या है, एक्स के प्लेस पे अल्फा को पुट करेंगे तो ए अल्फा आ जाएगा, इस वाई के प्लेस पे बीटा को पुट करेंगे तो बी बीटा आ जाएगा। फिर क्या आएगा, सी। रूट के अंदर एक्स का कोफिशिएंट ए था तो ए स्क्वायर, वाई का कोफिशिएंट बी था तो बी स्क्वायर। आपको एक एग्जांपल दिखाते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे इक्वेशन हो गया है 3x प्लस 5y प्लस 6 इक्वल टू 0, और एक पॉइंट हमने अज्यूम किया है -2,5। हमें क्या करना है, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना। तो जो डिस्टेंस डी होगा हम कैसे निकालेंगे, जैसा कि हमने बताया मॉड लिखना है, एक्स के प्लेस पे पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट पुट करो तो -6 हो गया, वाई के प्लेस पे पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट तो 25 हो गया, +6 बाई रूट अंडर एक्स का कोफिशिएंट क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर, वाई का कोफिशिएंट 5 है तो 5 का स्क्वायर, ऊपर कितना आ रहा है 25 और नीचे कितना आ गया 34, तो रूट के अंदर 34। ये हो गया आंसर। देखिए कितनी आसानी से कर लिया। कभी कभी आपको क्या बोलेगा कि ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है, तो ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना और भी आसान हो जाता है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। और ये डिस्टेंस जो होगा ये होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ये जो डिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन की बात कर रहे हैं, ये बहुत आसान हो जाएगा। और भी जैसे ए लाइन आपका हो गया है ax जोड़ by जोड़ c इक्वल टू 0, लेकिन जिस पॉइंट से हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं ना वो पॉइंट क्या है आपका ओरिजिन। तो देखिए फॉर्मूला तो हम वही यूज करेंगे। हमें क्या करना है कि जो डिस्टेंस है ये क्या होगा, x के प्लेस पे 0 पुट करेंगे, y के प्लेस पे 0 प्लस c, और रूट के अंदर आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये जो डिस्टेंस है और भी सिंपल हो जाता है कि कांस्टेंट का मॉड ले लो और रूट के अंदर आप क्या कर दो a स्क्वायर और b स्क्वायर कर दो, हो गया डिस्टेंस। देखिए कितनी आसानी से डिस्टेंस आ जाएगा। बात समझ पाए, आगे चलिए। इस क्वेश्चन में है कि एक सर्कल है जिसका सेंटर 2,3 है, वो एक लाइन को टच करता है, तो हमें रेडियस बताना। आपको ये बात समझनी है कि जो सर्कल हुआ और ये हो गया आपका क्या, जिसको टच कर रहा है, टच कर रहा है मतलब ये टेंजेंट। सर्कल के सेंटर से टेंजेंट के ऊपर जो आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे ना, यही रेडियस होता है। सेंटर हो गया 2,3, और ये जो लाइन है क्या है आपका 4x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। ऐसे तो बोल रहा है कि हम सर्कल का क्वेश्चन पूछ रहे हैं, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि हमें क्या चाहिए, एक पॉइंट से एक लाइन के ऊपर का डिस्टेंस चाहिए, पॉइंट से लाइन के ऊपर का डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो जो रेडियस होगा क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। मतलब एक्स के प्लेस पे सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट पुट करेंगे तो 4 दूना 8, वाई के प्लेस पे सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट 3 तिया 9, माइनस का 7 मॉड में रखना है। फिर रूट के अंदर क्या होगा, एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, फिर वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, ऊपर 17 में से 7 गया 10 आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा रूट के अंदर 25, रूट 25 होता है 5, 10/5 आ गया, आंसर आ जाएगा 2 यूनिट। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद है चीज आप समझ पाए होंगे। चलिए चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 67 में दिया है कि एक रीजन है जिसमें 2 लाइन है आपका और एक एक्स एक्सिस है, इस रीजन का हमें एरिया चाहिए। इस टाइप का क्वेश्चन हमने पहले भी किया है। हमें क्या करना है, पहले रीजन आइडेंटिफाई कर लेना। तो एक है आपका 2x प्लस वाई इक्वल टू 6, मतलब x का वैल्यू 0 पुट करने पे y का वैल्यू 6 आ रहा है, y का वैल्यू 0 पुट करने पे x का वैल्यू 3 आ रहा है। ये अपना पॉइंट हो गया 3,0 एंड ऊपर आ गया है 0,6। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। जो दूसरा है ये है 2x प्लस वाई इक्वल टू -2, मतलब y का वैल्यू 0 पुट करने पे x का वैल्यू -1 और x का वैल्यू 0 पुट करने पे y का वैल्यू 1।
y का वैल्यू 2, माफ कीजिएगा। तो ये वैल्यू कितना आ गया, यहाँ से तो आ गया है -1,0 और ये पॉइंट है 0,2। लेकिन हमारा काम क्या है, इस पॉइंट P से काम है। वैसे इसका नाम A एंड B रख लेते हैं। तो P हमें तो निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, अपने पास है 2x + y = 6 एंड 2x - y = -2। दोनों को जोड़िए तो कितना आ गया, 4x = 4 आ गया। x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू कितना होगा, 4। P का जो कोऑर्डिनेट आ गया है 1,4 आ गया है। अभी जो आपको ये एरिया चाहिए, देखिए ऐसे तो आपके पास है कि तीनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, तो जो कोऑर्डिनेट के थ्रू एरिया निकालना था वो भी निकाल सकते हैं, लेकिन हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ज़्यादा आसान लग रहा है। पी से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, पी एम का वैल्यू हो जाएगा 4। तो जो एरिया है ना, एरिया कितना है 1/2 इंटू बेस AB और हाइट क्या हो गया है PM। तो 1/2 AB कैसे निकालेंगे, राइट हैंड साइड में 3,0 है, लेफ्ट हैंड साइड में -1,0, तो 3 - -1 4 और PM हो गया है 4। तो 16/2 कितना हो गया, 8 स्क्वायर यूनिट्स। तो सही आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी। 28 में दिया है कि शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट बिटवीन x एक्सिस एंड y एक्सिस चाहिए, और ये है आपका 6x + 8y - 18 48 = 0। अब ये लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट क्या है, चलिए हम देख लेते हैं। लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट के लिए सबसे पहले आपको जानना है कि मान लेते हैं आपका x कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट, ठीक। और एक लाइन जो है वो कट कर रहा है कहाँ पे, एक L1 है जो x एक्सिस को 2,0 पे एंड y को 0,3 पे, L2 जो है y को 0,3 एंड x को क्या होगा -2,0। तो आपसे क्या पूछ सकता है कि x इंटरसेप्ट क्या होगा, इंटरसेप्ट, और पूछ सकता है y इंटरसेप्ट क्या होगा। बात समझ गए। फिर आपसे यही पूछेगा कि हमें बताना है कि लेंथ ऑफ x इंटरसेप्ट क्या होगा एंड y इंटरसेप्ट क्या होगा। कैसे निकालना है ये देख लीजिए। ये लाइन L1 है, ये लाइन L2 है। L1 L2 के लिए हम निकाल रहे हैं। तो जो x इंटरसेप्ट होता है ना, x इंटरसेप्ट का मतलब हुआ कि लाइन जो है x एक्सिस को जहां पे कट किया उसका x कोऑर्डिनेट। L1 x एक्सिस को 2,0 पे कट किया है, इसका x इंटरसेप्ट के x कोऑर्डिनेट क्या है 2। L2 जो है x एक्सिस को -2,0 पे कट किया है, तो इसका x इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा -2। y इंटरसेप्ट का मतलब है हमें देखना है कि L1 एंड L2 जो है y एक्सिस को कहाँ पे कट किया है, तो 0,3 पे, उसका y कोऑर्डिनेट क्या है 3, तो 3 एंड 3 हो गया, खत्म बात। जब लेंथ की बात होगी तो लेंथ में जो भी x इंटरसेप्ट आ रहा है या y इंटरसेप्ट आ रहा है, हमें उसका मॉड ले लेना है। तो 2 का मॉड 2 होगा, -2 का मॉड भी 2 होगा। लेंथ ऑफ y इंटरसेप्ट में 3 का मॉड 3, y के फिर 3 का मॉड 3। तो ये बात आप समझ पाए कि क्या होता है आपका x इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट का मतलब जिस पॉइंट पे x एक्सिस को कट किया उसका x कोऑर्डिनेट। y इंटरसेप्ट का मतलब जिस पॉइंट पे y एक्सिस को कट किया उसका y कोऑर्डिनेट। लेकिन जो दूसरा है आपका, इसमें पूछेगा कि लेंथ ऑफ पोर्शन इंटरसेप्टेड बिटवीन एक्सिस। ये जो x एक्सिस है ना, y एक्सिस है, इसके बीच का जो लेंथ ऑफ इंटरसेक्ट है उसका मतलब होता है हमें इस AB का वैल्यू चाहिए, जहां A है आपका x कोऑर्डिनेट को जहां पे कट किया है एंड B है y कोऑर्डिनेट पे जहां पे कट किया है। आपको इसमें कोई डाउट नहीं लग रहा कि यहां से यहां तक तो वैल्यू A है, ये वैल्यू B है। पाइथागोरस थ्योरम हम लगा सकते हैं, नहीं तो डिस्टेंस फार्मूला भी लगा सकते हैं, और डिस्टेंस फार्मूला से आ जाएगा √a² + b²। ध्यान दे A क्या है आपका x इंटरसेप्ट, A है आपका x इंटरसेप्ट एंड B जो है A आपका है y इंटरसेप्ट। तो उम्मीद करते हैं ये चीज आप समझ पाए होंगे। अभी आ जाते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में हमें दिया है कि लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट लेंथ, शॉर्टेस्ट देने की जरूरत नहीं है, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट उतना ही होगा यहाँ पे जब हम बात करते हैं लाइन के केस में, x एंड y एक्सिस के बीच में, और 6x + 8y - 48 = 0 दिया है। तो जब आप इसको प्लॉट करने जाओगे तो ऐसे आएगा, जहां पे x को कट किया है वो पॉइंट हो जाएगा 8,0, जहां पे y को कट किया है वो पॉइंट हो जाएगा 0,6। बात समझ पे, ये पॉइंट A हो गया, ये पॉइंट B हो गया। हमें तो यही AB चाहिए ना। AB का वैल्यू क्या होगा, रूट के अंदर 8 का स्क्वायर + 6 का स्क्वायर, तो आगे 64 + 36, 64 + 36 100 होगा। 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है 10। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर C। बात समझ पाए। आगे देखिए इसमें क्या दिया है, इसमें भी हमें चाहिए लेंथ ऑफ पोर्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन इंटरसेप्टेड बिटवीन एक्सेस। बात खत्म, पैसा हजम वाला बात। यहाँ पे जब आप लाइन को प्लॉट करोगे तो कितना आ जाएगा, 5x + 12y = 60 है, तो x इंटरसेप्ट आ रहा है आपका 12,0, y इंटरसेप्ट आ रहा है 0,5। ये जो AB है, AB का ही हमें वैल्यू चाहिए, तो AB कितना हो जाएगा, रूट के अंदर 12 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 13 यूनिट,
तो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। समझ गए? आगे चलो। इसमें दिया है कि दो ग्राफ है, हमें बताने के ग्राफ क्या है, पैरेलल है कि कोइंसिडेंट है कि इंटरसेक्टिंग है। तो एक है आपका क्या, x प्लस 2y इक्वल टू 50 एंड दूसरा है आपका 4x प्लस 8y इक्वल टू 30। तो हमें देखना है कि a1 बाई a2 कितना है, b1 बाई b2 कितना है एंड c1 बाई c2 कितना है। a1 बाई a2 मतलब x के कोफिशिएंट का रेशियो है 1/4, y के कोफिशिएंट का रेशियो है 2/8 जिसको हम 1/4 बोल सकते हैं। इन कांस्टेंट का जो रेशियो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 15/13। इसको देख के आप बोल पाएंगे कि a1 बाई a2 जो है वो आपका b1 बाई b2 के बराबर तो है, लेकिन c1 बाई c2 के बराबर नहीं है। और ये जो केस है किसके लिए था, पैरेलल लाइंस के लिए, यही हमने बताया था। तो पैरेलल लाइंस मतलब ऑप्शन नंबर ए हो गया, खत्म बात। आगे देखिए, इसमें हमें बताया है कि फॉर व्हाट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ के जो फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन है इसका इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होगा। इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन के लिए क्या था, एक्स के कोफिशिएंट का रेशियो बराबर होना चाहिए वाई के कोफिशिएंट के रेशियो का, और ये होना चाहिए कांस्टेंट के रेशियो के बराबर, मतलब के माइनस 3/k। पहले इन दोनों को देखते हैं। के स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया है, 36 आ गया है। तो के का वैल्यू कितना आएगा, 6। हमें केवल पॉजिटिव के कंसिडर करना था ना, तो के का वैल्यू 6 आ गया। वैसे तो इसके बाद सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप वेरीफाई कर लो। ऑप्शन में तो नहीं दिया है नो सोल्यूशन, लेकिन फिर भी आप वेरीफाई कर लेंगे। तो वेरीफाई कैसे करेंगे, यहाँ पे अपने पास है 3/k इक्वल टू के माइनस 3/k। के का वैल्यू 0 नहीं है तो डिनोमिनेटर से कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से भी के का वैल्यू 6 आ रहा है। दोनों जगह से के का वैल्यू सेम आ रहा है, मतलब कि आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बात समझ गए? आगे चलिए। अगर हम 218 देखें तो इसमें के का वैल्यू बताना है पॉजिटिव, जिसके लिए क्या है, दोनों पैरेलल हो। अभी पैरेलल कंडीशन तो आपको पता है, एक्स के कोफिशिएंट का रेशियो मतलब 5/k प्लस 1 बराबर होना चाहिए वाई के कोफिशिएंट का रेशियो k/4 के बराबर। ये बराबर नहीं होना चाहिए कांस्टेंट, मतलब -2/7। इन्हीं दोनों को सॉल्व करना है। तो के स्क्वायर प्लस के का वैल्यू कितना आएगा, 20, मतलब कि के इंटू के प्लस 1 कितना है आपका, 20। तो जाहिर सी बात है के का वैल्यू 4 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो सही आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 4। समझ गए? अच्छा, के इक्वल टू 4 और इसके अलावा एक और वैल्यू आएगा के इक्वल टू -5। क्योंकि हमें निगेटिव नहीं लेना है इसलिए हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। 399 देखेंगे, इसमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दो लाइन बोला है, थर्ड लाइन के ऊपर है, तो के का वैल्यू बता। ये मजाक वाला क्वेश्चन हो गया। अगर आपका x प्लस वाई इक्वल टू 2, 2x माइनस वाई इक्वल टू 1 के मतलब इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैंसिल करेंगे, x का वैल्यू 1 आ रहा है ना, y का वैल्यू भी 1 आ रहा है, मतलब जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है हो गया 1,1। ए किसके ऊपर लाई कर रहा है, लाइज ऑन y इक्वल टू के एक्स प्लस 5। तो y का वैल्यू 1 आ गया, x का वैल्यू भी 1 है, तो k प्लस 5 हो गया। k का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया, -4। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा -4। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इतनी चीजें तो आनी ही चाहिए, इसके अलावा कुछ और चीजें सीख लेते हैं, वो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। तो इसमें एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि एक ट्रेपीजियम है, ट्रेपीजियम का एरिया बताइए। कैसे, जैसे क्वेश्चन है कि एक ट्रेपीजियम बना है 8x प्लस 6y इक्वल टू 60 एंड 4x प्लस 3y इक्वल टू 12 से, और x एक्सिस है y एक्सिस है। ट्रेपीजियम बना है तो कैसे बना होगा, यहाँ पे y एक्सिस हो गया, इधर x एक्सिस हो गया। अभी जो दो लाइन है, एक है 8x प्लस 6y इक्वल टू 60, तो ये आ जाएगा आपका ऐसे करके कुछ। इसका हम ग्राफ बनाएंगे तो कुछ ऐसा आएगा। देखिए, y का वैल्यू 0 पुट करने पे कितना आ रहा है, x का वैल्यू आ रहा है आपका 60/8, ये हो जाएगा 60/8, 0। और अगर हमने x का वैल्यू 0 पुट किया तो y का वैल्यू 10 आ रहा है, मतलब 0,10 हो गया। वहीं दूसरा 4x प्लस 3y इक्वल टू 12 को अगर हम देखें तो ये ऐसे हो गया। अभी इसमें y का वैल्यू 0 पुट करने पे x का वैल्यू कितना आ रहा है, 3, तो 3,0 यहाँ पे, और इधर क्या हो जाएगा, इधर आपका हो जाएगा आपका 0,4। हमें जो एरिया चाहिए ना, वो ए वाला चाहिए, जो हमने शेड किया वो वाला एरिया चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक बड़ा सा ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा OAB, उसमें छोटा ट्रायंगल OPQ के एरिया को माइनस कर लेंगे। तो जो रिक्वायर्ड एरिया है ये क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB में से आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल OPQ को माइनस कर लेना है। अभी OAB का एरिया कितना होगा, 1/2, यहाँ पे 90 डिग्री है ना, तो OA का वैल्यू कितना है, 60/8 इंटू OB का वैल्यू कितना हो गया, 10। इसमें से माइनस करेंगे 1/2 इंटू OP का वैल्यू कितना है, 3, NOQ का वैल्यू कितना हो गया, 4। तो यहाँ से हो गया 2 दूना 4 2 बार में, और 4 दूना 8 और 4 15,
और 2 से 5 बार मतलब 75/2, जिसको आप बोल सकते हो 37.5 में से 6 गया तो आंसर आ जाएगा 31.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे एक जो महत्वपूर्ण चीज है वो हम आपको बताना चाहते हैं, जो काम आएगा कभी कभी जब आप एरिया निकालोगे, तो वो क्या है आइए देख लेते हैं। जैसे मान लिया कि अपने पास ना एक लाइन का इक्वेशन है, लाइन का इक्वेशन है आपका x/a एंड y/b इक्वल टू 0। अगर लाइन के इक्वेशन को हम इस फॉर्म में लिखने में सफल हो पाते हैं, जिसमें x/a प्लस y/b इक्वल टू 0 है, तब लाइन एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच के एरिया को आप बहुत जल्दी निकाल सकते हो। क्योंकि x/a प्लस y/0 में y/b इक्वल टू 1 में a,0 होगा x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट होगा b, मतलब y कोऑर्डिनेट को जहां पे कट किया है y एक्सिस को 0,b होगा, x एक्सिस को जहां पे कट किया है 0,a होगा। तो यहाँ से जो एरिया आपको दिख रहा है ना ट्रायंगल का, वो ये हो जाएगा 1/2 इंटू ए बी, मतलब x के नीचे जो है y के नीचे जो है, इन दोनों को बस मल्टीप्लाई कर देना है, यही आपका एरिया हो जाएगा। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसका हम यूज कर सकते थे इस क्वेश्चन में। हालांकि हम इतना कर लिया है यहाँ पे, लेकिन इतना करने की जरूरत नहीं पड़ती। कैसे देखिए, ये जो है आपका 8x प्लस 6y प्लस इक्वल टू 60 है, क्या लिख लेते हैं x/60/8 है। 60/8 कितना हो जाएगा 8 7 56 7.5 प्लस y/10 इक्वल टू 1। तो यहाँ से जो एरिया आ रहा है बड़े ट्रायंगल का, वो कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 10 गुना 7.5, ये कितना हो गया 37.5। अब देख पा रहे हो यहाँ से भी 37.5 आया है। दूसरा जो आपको दिख रहा था वो क्या था आपका 4x प्लस 3y इक्वल टू 12, इसको लिख लेंगे x/3 प्लस y/4 इक्वल टू 1। यहाँ से जो एरिया आ रहा है वो कितना आ रहा है 1/2 इंटू 4 इंटू 3, जो कि कितना आ गया 6, और यहाँ पे 6 आया भी। तो आप ऐसे करके बहुत जल्दी एरिया निकाल सकते हो। ठीक है, आगे चलिए। अगला जो आपको जानना है ये है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला का मतलब हुआ कि दो तरह का सेक्शन फॉर्मूला होगा, एक इंटरनल एक्सटर्नल। इंटरनल एक्सटर्नल में डिफरेंस क्या है, जैसे मान लीजिए आपने पॉइंट लिया है, 2 पॉइंट लिया है ए एंड बी। अगर 2 पॉइंट है तो इसको ज्वाइन करके लाइन हो सकता है, और लाइन को हम दोनों में से किसी भी साइड एक्सटेंड भी कर सकते हैं। अगर एक पॉइंट आपने पी लिया, जो पहले जो 2 पॉइंट दिया हुआ है इसके बीच में है, बीच में मतलब कहीं भी हो सकता है ए एंड बी के मध्य में, और अगर ये पॉइंट पी ए एंड बी को एम एंड एन के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो चूंकि पॉइंट पी ए एंड बी के बीच में कहीं स्थित है, इसलिए इसको हम बोलते हैं इंटरनल सेक्शन। अगर मान लीजिए जैसा कि हमने आपको बताया कि लाइन को तो आप एक्सटेंड भी कर सकते हो, बोले कि कर तो सकते हैं, तो जब आपने लाइन को एक्सटेंड किया उसके बाद एक्सटेंडेड पोर्शन पे कोई पॉइंट क्यू है। अब ये जो पॉइंट क्यू है ना, पहले का जो पॉइंट दिया था ए एंड बी, इसके बीच में नहीं है। अगर ए किसी रेशियो में डिवाइड करता है, जैसे मान लेते हैं x/y के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो चूंकि क्यू ए एंड बी के बाहर है, इसलिए हम इसको बोलते हैं एक्सटर्नल सेक्शन। कैसे लिखते हैं आइए देखिए। तो मान लेते हैं अपने पास 2 पॉइंट है ए एंड बी, और इसके मध्य में कोई पॉइंट पी है। इस तरह से है कि जो डिस्टेंस ए पी है और डिस्टेंस बी पी है, इसका रेशियो है m/n। तो जो p है इसका कोऑर्डिनेट आप कैसे लिखेंगे, देखिए ये जो m है, m को दूर वाले से मल्टीप्लाई करना है और n को भी दूर वाले से मल्टीप्लाई करना है। तो m x1 y1 से कनेक्टेड है ना, यहाँ पे दिख रहा है, तो दूर वाला क्या होगा x2 y2, इसलिए m को हम x2 से मल्टीप्लाई करेंगे, n को दूर वाले से करेंगे तो n x1 आ जाएगा, और नीचे दोनों को ऐड कर देना है m जोड़ n। वैसे ही y के लिए m को दूर से करेंगे तो m y2 होगा, n वाले को दूर से करेंगे तो कितना आएगा n y1 होगा, इधर हो जाएगा m प्लस n, हो गया। वहीं जब एक्सटर्नल सेक्शन में जाएंगे तो एक्सटर्नल सेक्शन क्या है, देखिए p। अब ये p क्या है, m a एंड b के बाहर है, और रेशियो वैसे ही कि पी ए का डिस्टेंस और p से b के डिस्टेंस, इस डिस्टेंस का रेशियो अगर m/n हुआ, तब p का जो कोऑर्डिनेट लिखना होगा आप कैसे लिखेंगे। देखिए m किससे कनेक्टेड है, x1 y1 से, तो m को मल्टीप्लाई करेंगे x2 y2 से, तो m x2 हो गया। एक्सटर्नल में माइनस लिखते हैं, n x2 से कनेक्टेड है तो n को y1 x1 से मल्टीप्लाई करेंगे, n x1, और नीचे हो जाएगा m माइनस n, और वहीं क्या हो जाएगा आपका m y2 माइनस n y1/m माइनस n। बात समझ पाए कैसे करना है। तो इंटरनल सेक्शन एक्सटर्नल सेक्शन आप समझ पाए हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस पे बेस्ट क्वेश्चन कर लेते हैं अपने पास एक पॉइंट है ए एंड बी, 2 पॉइंट है, बी का कोऑर्डिनेट है 2,3 एंड ए का कोऑर्डिनेट हमने लिया -1,5। इसके बीच एक पॉइंट पी है जो इसको 3:2 के रेशियो में इंटरनली डिवाइड कर रहा है। तो P का कोऑर्डिनेट क्या होगा, देखिए P A एंड B के बीच में है तो इंटरनल डिवीजन हो गया,
3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को इससे करेंगे तो 3 दूना 6 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 जोड़ 2, फिर 3 तिहाई 9 प्लस 2 बचे 10 डिवाइडेड बाई 3 जोड़ 2, कितना आ गया? पी का कोऑर्डिनेट आ गया है 4/5 और यहाँ पे आ गया है 19/5। ये हो गया पी का कोऑर्डिनेट। तो इंटरनल सेक्शन में ऐसे कर लेंगे आप, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर एक्सटर्नल सेक्शन का क्वेश्चन होता, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ए है, इसने बोल दिया 1,2 एंड बी को बोल दिया है 5,7, फिर बोला है कि देखो ना दोस्त, ए एंड बी के बाहर एक पॉइंट पी है और पी ए का वैल्यू है 3 यूनिट और पी बी का वैल्यू है 2 यूनिट। क्वेश्चन में दे दिया है कि पी ए बाई पी बी जो है ये क्या है 3:2 और डिवीजन क्या है? एक्सटर्नल डिवीजन। अगर एक्सटर्नल डिवीजन है तो पी के कोऑर्डिनेट को कैसे लिखेंगे? हम आपको बता चुके हैं, 3 किससे कनेक्टेड है? 1,2 ए से, तो 3 को हम बी वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 पचे 15, फिर 2 से इधर करेंगे तो 2 एकम 2 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2, माइनस लेते हैं, फिर 3 सत्ते 21 माइनस 2 दूना 4 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2। तो पी का कोऑर्डिनेट कितना आ गया? 13 आ गया, यहाँ से आ गया है 17। तो आप ऐसे करके कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो। अगर मान लीजिए पूछ दिया कि इंटरनल एक्सटर्नल डिवीजन में कितना कोऑर्डिनेट होगा, तो हम ऐसे आसानी से बता सकते हैं, कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। आगे चलिए, इस सिलसिले में एक मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट आता है। मिड पॉइंट ए एंड बी के बीच में ही रहेगा, एक्सटर्नल डिवीजन में मिड पॉइंट नहीं आता है। तो देखिए, मिड पॉइंट जब लिखने जाओगे तो ये रेशियो 1:1 का हो जाएगा ना, बोलेगे कि हाँ, इसलिए मिड पॉइंट में होता है x1 + x2/2 एंड y1 + y2/2। मिड पॉइंट निकालना बहुत ही आसान है। जैसे हमने एक पॉइंट ले लिया है a 2,5, एक पॉइंट b ले लिया है 3,7 और हमने बोला कि भैया इसका ना मिड पॉइंट बता दो। बोले कि अरे बस इतना सा बात, x कोऑर्डिनेट को ऐड करो 2 + 3/2 करो, y कोऑर्डिनेट को ऐड करो 5 + 7/2 कर लो, कितना आ गया? यहाँ से 5/2 और 12/2 को क्या लिख लेंगे? 6 हो गया। तो समझ पाए, बहुत ही आसानी से हो गया कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट वाला। अभी क्या है, मिड पॉइंट से इस मिड पॉइंट करने के बाद एक और जो महत्वपूर्ण चीज आता है उसे हम बोलते हैं सेंट्रॉइड। तो सेंट्रॉइड वाला भी आपको पता होना चाहिए। जैसा कि मीडियन, जैसा कि आपको पता है कि सेंट्रॉइड जो है मीडियन के ऊपर होता है और मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो जब सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट लिखने जाएंगे ना, तो सबके एक्स कोऑर्डिनेट को ऐड करेंगे, x1 जोड़ x2 जोड़ x3, फिर 3 से भाग करेंगे, फिर सबके y कोऑर्डिनेट को ऐड करेंगे, y1 जोड़ y2 जोड़ y3 और 3 से भाग करेंगे। ऐसा करने से आपको सेंट्रॉइड मिल जाएगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लिया कि हमारे पास ये क्या है? ट्रायंगल है, ABC ट्रायंगल हो गया। ए का हमने ले लिया है 0,2, बी का ले लिया है 5,7 एंड सी का ले लिया है 1,4 और ये हो गया आपका सेंट्रॉइड जी। तो जी का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? पहले सब एक्स कोऑर्डिनेट को जोड़ेंगे, 0 + 5 जोड़ 1, फिर 3 से भाग देंगे, फिर सबके वाई कोऑर्डिनेट को जोड़ेंगे, 2 + 7 + 4, फिर हम क्या करेंगे? 3 से भाग दे देंगे। तो क्या आ गया? 6/3, जिसे 2 बोलेंगे, 7 2 10 और 4 14, तो यहाँ फिर 7 2 9 और 4 13, तो यहाँ से आ गया 13/3। यही इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर आए जिसके आने के चांसेस कम है तो आप आसानी से कर पाएंगे। उम्मीद करते हैं यहाँ तक सारी चीजें क्लियर होंगी। चलिए आगे चलते हैं। सेक्शन फॉर्मूला से रिलेटेड एक और टाइप का जो क्वेश्चन आता है उसमें बोल देगा कि फाइंड द रेशियो इन व्हिच y एक्सिस इंटरसेक्ट PQ। कभी कभी हो सकता है x एक्सिस। चलिए एक और क्वेश्चन का पार्ट ले लेते हैं कि x एक्सिस PQ को किस रेशियो में इंटरसेक्ट करेगा। इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। आपको क्या मानना है कि मान लेते हैं कि जिस रेशियो में डिवाइड कर रहा है ना वो क्या है? λ:1 है या k:1? k:1 मान लेते हैं और इसके ऊपर जो पॉइंट है ना इसका नाम आप कुछ भी ले लेते हैं। जैसे हमने r ले लिया। केस 1 में ये पॉइंट r जो है ये y एक्सिस पे होगा। केस 2 में जो ये पॉइंट है किसके ऊपर होगा? 2 में ये पॉइंट जो है आपका x एक्सिस के ऊपर होगा। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से देखिए। अगर r k:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो r का कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे? हमने बताया है कि k जो है इसका मतलब k को दूर से मल्टीप्लाई करेंगे तो k तो p से सटा हुआ है तो q वाले से मल्टीप्लाई होगा। 7k 1 इधर मल्टीप्लाई होगा तो -3 डिवाइडेड बाई इंटरनल हमने मान लिया है तो k+1। ऐसे ही y के लिए लिखने जाएंगे तो क्या आएगा? 5k + 7 डिवाइडेड बाई k+1। कोई दिक्कत नहीं है। अब जो आपका केस 1 है, केस 1 में r लाइज ऑन कहाँ पे? y एक्सिस। अगर r y एक्सिस के ऊपर लाई करता है तो x कोऑर्डिनेट मस्ट बी 0। r का x कोऑर्डिनेट कितना है?
7k माइनस 3/k+1, ये 0 हो गया, तो k का वैल्यू क्या आ गया 3/7। तो ये जो डिवीजन है 3:7 क्या है इंटरनली। इंटरनली क्यों? क्योंकि आपने माना था कि इंटरनल डिवीजन है, माना है ना, क्योंकि आपने k+1 नीचे लिखा, एक्सटर्नल डिवीजन होता तो k-1 लिखते। तो आपने इंटरनल डिवीजन माना और फिर k का वैल्यू पॉजिटिव आ गया, तो इंटरनल ही होगा। देखते हैं केस 2। केस 2 में क्या है, एक्स एक्सिस पे, मतलब कि r जो है कहाँ पे लाई कर रहा है, लाइज ऑन एक्स एक्सिस। अगर कोई चीज एक्स एक्सिस के ऊपर है तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा। y कोऑर्डिनेट क्या है देख लीजिए, 5k+7 डिवाइडेड बाई k+1। अगर a 0 है दोस्त तो k का वैल्यू क्या हो जाएगा -7/5। अगर k का वैल्यू -7/5 आ रहा है, हेंस ये जो रेशियो है 7:5 है, लेकिन एक्सटर्नली लिखेंगे। एक्सटर्नली क्यों? एक्सटर्नली क्यों? क्योंकि दोस्त आपने माना है पहले कि डिवीजन इंटरनल है और k का वैल्यू निगेटिव आ गया, तो हो गया एक्सटर्नल। अगर k का वैल्यू पॉजिटिव आता तो आपने इंटरनल माना है, इंटरनल ही होगा। k का वैल्यू निगेटिव आ गया, मतलब आपने जो अज्यूम किया था वो गड़बड़ अज्यूम किया था, एक्चुअली क्या है एक्सटर्नल डिवीजन। उम्मीद करते हैं चीजें क्लियर होंगी। अगर इस टाइप का क्वेश्चन है फिर भी आप कर लेंगे। तो आगे चलते हैं। अगला जो एक महत्वपूर्ण चीज है जिसे हम बोलते हैं स्लोप। स्लोप को हिंदी में क्या बोलते हैं, ढाल। ठीक है, और स्लोप डिफाइन कैसे करते हैं? स्लोप को m से लिखते हैं और m का वैल्यू होता है आपका tan थीटा। फिर आप बोलोगे थीटा क्या है? थीटा होता है आपका कोण, किसके किसके बीच, एंगल बिटवीन लाइन, जो भी लाइन आपने ड्रॉ किया है, एंड पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ध्यान दें, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस ये होना चाहिए इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होना चाहिए। तो आप जैसे देख लीजिए, यहाँ पे हम मान लेते हैं क्या कि एक लाइन है, ऐसे करके ए एक्स एक्सिस हो गया और ए लाइन हमने ऐसे ले लिया। तो अगर ए लाइन है और इसके बीच एक्स एक्सिस एंड लाइन के बीच जो एंगल है 45 डिग्री हो गया। अगर 45 डिग्री है तो स्लोप कितना होगा, tan ऑफ 45 डिग्री। tan ऑफ 45 डिग्री कितना होता है, 1। तो आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कि अगर एंगल दिया हुआ है तो हम स्लोप कैसे निकालेंगे। और कभी कभी क्या होता है, देखिए स्लोप में क्या होता है कि स्लोप निकालने के लिए हमें 2 पॉइंट लाइन के ऊपर पता है तो हम स्लोप निकाल लेंगे। अब बोलोगे ऐसा कैसे होगा, क्योंकि जैसे ही 2 पॉइंट फिक्स हुआ लाइन फिक्स हो गया। अब लाइन ही फिक्स्ड हो गया तो लाइन का हर एक प्रॉपर्टी फिक्स हो जाएगा। बात समझ रहे होगे कि नहीं, स्लोप फिक्स हो जाएगा, इक्वेशन फिक्स हो जाएगा, सब कुछ फिक्स हो जाएगा। तो इस केस में स्लोप कैसे निकालते हैं, y के कोऑर्डिनेट का आपको डिफरेंस लिखना है, मतलब y2 माइनस y1, और इसको डिवाइड कर देना है x2 माइनस x1 से। ध्यान दें, y2 माइनस y1 लिखेंगे, फिर डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे x2 माइनस x1। ऐसा अगर आप करेंगे तो आपको स्लोप मिल जाएगा। जैसे मान लिया हमने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है कि लाइन है, इसके ऊपर 2 पॉइंट है, 2,3, एक है 5,7। आपको इसका चाहिए स्लोप। स्लोप कैसे निकालेंगे, y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस है 7 माइनस 3 डिवाइडेड बाई x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस 5 माइनस 2, ऊपर आ गया 4, नीचे आ गया 3। 4/3 क्या हो गया इसका स्लोप। तो अगर स्लोप निकालने को आया तो आप ऐसे स्लोप आराम से निकाल सकते हो, कोई भी झंझट नहीं है। ठीक है, आगे चलिए। अगला जो होता है आपको आपसे पूछेगा कि दो लाइन के बीच एंगल निकालना है। मान लेते हैं एक लाइन L1 है जिसका स्लोप क्या है M1, और एक लाइन L2 है जिसका स्लोप क्या है M2। इसके बीच अगर एंगल थीटा है तो हम कैसे निकालते हैं, tan थीटा का वैल्यू होना चाहिए M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस M1 M2। ध्यान दीजिए, इतना लिखने के बाद मॉडुलस दे देना है। आप बोलोगे मॉड क्यों दिया गुरु, ये बताओ। देखिए बात आपको समझना है कि बाय डिफॉल्ट, आपको ये समझना है कि बाय डिफॉल्ट जब तक कुछ ना बोला जाए, एंगल बिटवीन लाइंस, दो लाइन के बीच का जो एंगल है इज एक्यूट। एंगल क्या होगा, एक्यूट और राइट एंगल। मतलब कि आप ये समझिए, अगर मान लीजिए हमने बोला कि देखो ना दोस्त अपने पास दो लाइन है, बोले कि हाँ ठीक है, इसमें देखना क्या है। अगर दो लाइन के बीच का एंगल हमने इधर आपको बोला कि ये जो एंगल है मान लेते हैं है आपका 45 डिग्री, तो एंगल बिटवीन लाइंस जो होगा ना L1 एंड L2 के बीच का जो एंगल होगा ये दोस्त कितना होगा, 45 डिग्री होगा। ऐसा नहीं बोलोगे कि 45 है इधर तो 135 भी होगा, बोले कि हाँ ऐसे कहने को तो 135 होगा, लेकिन हम 135 को एंगल बिटवीन लाइंस नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे,
क्योंकि ऐसा जो कन्वेंशन है उसमें हम जो छोटा एंगल होता है ना वही लेते हैं। अब एंगल छोटा है इसका मतलब एक्यूट है तो tan थीटा पॉजिटिव होना चाहिए। m1 माइनस m2 तो निगेटिव भी हो सकता था, इसलिए इसको पॉजिटिव रखने के लिए हम मॉड लगाते हैं। बात समझ गए? आगे चलिए। तो एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो एक क्या दिया है कि एंगल बिटवीन लाइंस आपको बताना है, एक है और ये दूसरा है। अभी बात यहाँ पे ये आ गया कि अरे इसका हम स्लोप कैसे निकालें, तो देख लीजिए। अगर ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ए आपके पास लाइन है, तो इसका स्लोप होता है माइनस ए बाई बी। ध्यान दीजिए, स्लोप होता है माइनस ऑफ ए बाई बी, मतलब x का जो कोफिशिएंट है उसको ऊपर रखना है, y के कोफिशिएंट को नीचे रखना है और फिर क्या कर देना है, एक माइनस लगा देना है। तो अगर आप इधर देखोगे तो L1 जो है ये क्या है आपका x माइनस वाई रूट 3 इक्वल टू 5। तो स्लोप कितना होगा m1, हमने बोला x का कोफिशिएंट 1 है तो माइनस लगा दिया, फिर माइनस रूट 3 मतलब कि 1 बटा रूट 3 हो गया। समझ गए? ऐसे ही जो दूसरा है L2, L2 क्या है आपका, ये है रूट 3x प्लस वाई इक्वल टू 7। स्लोप क्या आएगा, m2 निकालना हमने बताया, x के कोफिशिएंट को लिखना है, फिर y के कोफिशिएंट को लिखना है और एक माइनस लगा देना है। तो m2 का वैल्यू कितना आ गया, माइनस रूट 3। यहाँ तो कोई समस्या नहीं है। अभी हमके इसके बीच का एंगल चाहिए, तो tan थीटा क्या होता है, मॉड के अंदर हमने बताया m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2, यही बोला ना। क्या आ जाएगा यहाँ से, m1 का वैल्यू कितना है 1 बाई रूट 3, m2 का वैल्यू कितना है माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस ये आ जाएगा आपका 1 बाई रूट 3 और ये आ गया माइनस रूट 3। यही है ना। अगर आप देखोगे तो ऊपर तो कोई दिक्कत नहीं है कि 1 बाई रूट 3 माइनस रूट 3 आ गया, नीचे दोस्त क्या आ जा रहा है, जीरो। और जब नीचे जीरो आ जाए, डिनोमिनेटर में जीरो आ जाए, तब जो एंगल हो जाएगा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ये ध्यान रखना है, एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। अब ये 90 डिग्री कैसे हुआ, इसके बारे में भी एक मस्त चीज है, चलिए आइए देख लीजिए। नोट पॉइंट में आपको लिख लेना है नोट। मान लेते हैं अपने पास दो लाइंस है, L1 है, दूसरा क्या है, L2 है। ये L1 है, L2 है। L1 का स्लोप M1 है, L2 का स्लोप क्या है, M2। पहला चीज, अगर L1 एंड L2 पैरेलल हुआ दोस्त, तो M1 एंड M2 क्या होना चाहिए, सेम। अब जाहिर सी बात है, देखो आप ऐसे समझ सकते हो, कितना आसान है समझना। ये हो गया एक्स एक्सिस। ये जो स्लोप हम निकालते हैं वो क्या बोलते हैं कि एक्स एक्सिस एंड लाइन के बीच का एंगल है। तो देखो इसका थीटा है और इसका भी क्या होगा, थीटा। बोलोगे कैसे, क्योंकि अगर लाइंस पैरेलल है, अगर लाइंस पैरेलल है तो दोनों का बीच का जो एंगल है, ये जो एंगल है, ये एंगल क्या हो गया आपका, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल तो सेम ही होना चाहिए, ये भी थीटा ये भी थीटा। तो L2 के लिए जो M2 है इसका वैल्यू क्या है, tan थीटा, और L1 के लिए जो M1 है इसका वैल्यू भी क्या हो गया, tan थीटा। तो यहाँ से भी पता चल गया कि अरे दोनों क्या है, tan थीटा, तो दोनों इक्वल हो गया। ये पहला था। दूसरा जो है, मान लेते हैं L1 L2 क्या है, परपेंडिकुलर है एक दूसरे के ऊपर। क्या है, L1 L2 एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर के केस में हम कैसे निकालते हैं, ये भी देख लीजिए। एक्स एक्सिस हो गया, ये थीटा है, और हमने बोल दिया कि ये क्या है, परपेंडिकुलर है। इधर हमने L1 बोल दिया, L2 बोल दिया। एक बात बताइए दोस्त, M1 का वैल्यू कितना होगा, बोलेंगे कि M1 का वैल्यू tan थीटा होगा। ये 90 है, ये थीटा है, मतलब इधर का जो एंगल है कितना होगा, 90 प्लस थीटा होगा। 90 प्लस थीटा क्यों होगा, क्योंकि दोस्तों एक्सटर्नल एंगल है, एक्सटर्नल एंगल जो होता है ऑपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। तो M2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, M2 का वैल्यू आप बोलोगे tan 90 प्लस थीटा आ रहा है, और tan 90 प्लस थीटा को हम लिखते हैं माइनस कॉट थीटा, लेकिन ये भी सही है। तो यहाँ से M1 एंड M2 जब आप करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ tan थीटा इंटू कॉट थीटा, और माइनस ऑफ tan थीटा इंटू कॉस थीटा कितना आ गया, -1। तो M1 M2 का वैल्यू कितना आ गया, -1। इसका मतलब अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर है तो उसके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होना चाहिए। इसके पहले वाले क्वेश्चन में देखिए, M1 का वैल्यू क्या था, 1/√3, M2 का वैल्यू क्या था, -√3। क्या यहाँ से M1 M2 का वैल्यू 1/√3 इंटू -√3 मिलकर -1 आ रहा है। अगर M1 M2 का वैल्यू -1 हो गया, हेंस जो लाइंस है वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। उम्मीद है लॉजिक भी आपको समझ में आ गया होगा। तो एक और पॉइंट है वो देख लेते हैं, इसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हम खत्म करेंगे। ये है आपका एंगल बिटवीन, ये है आपका डिस्टेंस बिटवीन लाइंस। तो देखिए डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस ही होगा। बोलोगे कि क्यों, क्योंकि जब आप निकालने जाते हो डिस्टेंस बिटवीन इंटरसेक्टिंग लाइंस, अगर दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रहा है दोस्त, तो उसके बीच का डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस का मतलब मिनिमम डिस्टेंस होता है।
तो ये तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि अगर दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो एक ऐसा पॉइंट होगा जो दोनों पे कॉमन होगा, इस पॉइंट पे दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल लीजिए, जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर हम बोले डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, बाय डिफॉल्ट डिस्टेंस का मतलब होता है मिनिमम डिस्टेंस। तो अगर डिस्टेंस का मतलब मिनिमम डिस्टेंस होता है, इसका मतलब हमें तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए दोनों के बीच, बोलेंगे कि ये भी सही है। तो कैसे निकालेंगे? लाइन का इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो, दूसरे का इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो। ध्यान दीजिए, आपको ये समझना है कि ax एंड बी वाई सेम होना चाहिए, दोनों में x एंड y का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। तब जब डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस निकाले जाएंगे तो क्या करना है, जो कांस्टेंट टर्म है इसका डिफरेंस लेना है और रूट के अंदर a के कोफिशिएंट का स्क्वायर जो b के कोफिशिएंट का स्क्वायर है। चलिए एग्जांपल देखते हैं। हमने एक लिया 3x प्लस 4y प्लस 5 इक्वल टू जीरो, और एक ले लिया 6x प्लस 8y प्लस 6 इक्वल टू जीरो। तो ऐसे ही नहीं निकालने जाना है। देखिए 3x प्लस 4y, अगर इसका हम स्लोप देखें तो ये भी -3/4 आ रहा है, और इसका अगर हम स्लोप देखें ये भी -3/4 आ रहा है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि दोनों पैरेलल है, लेकिन डिस्टेंस निकालने से पहले x का कोफिशिएंट y का कोफिशिएंट दोनों जगह सेम कर लेना है। तो 2 से भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा, 3x प्लस 4y प्लस का 3 इक्वल टू जीरो। अभी डिस्टेंस निकालिए, क्या आ जाएगा, जो कोफिशिएंट कांस्टेंट है उसके बीच का डिफरेंस, तो 5 - 3 मॉड में, और रूट के अंदर क्या लिख लेंगे, 3 का स्क्वायर जो 4 का स्क्वायर, तो क्या आ गया 2/5, और यही इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो इसी के साथ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का डिस्कशन होता है समाप्त। और यहाँ पे हमने जितना किया है उससे बाहर का आपसे पूछेगा ही नहीं, ये बहुत ही ज्यादा हमने पढ़ लिया। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और धमाकेदार कॉन्सेप्ट एंड सॉल्यूशन के साथ। तब तक लिए चैनल के साथ बने रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।